तो पॉइंट आता है आपका किसका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट किनका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, जब सॉलिड स्टेट किसी एलिमेंट की लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम पर होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक एक करके बात समझना। जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम पर होती है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये डिपेंड करता है। कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, हाँ, लेकिन हम ये कैसे बताएं भैया सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फलाना में कम है, इसमें ज्यादा है, और डी ब्लॉक की सीरीज में कैसे देखें। तो हमने कुछ पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन इसको सीधा सीधा नहीं बता सकते। हाँ, ये ट्रेंड देखने में बहुत मदद करता है। इसका मतलब हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच तक तो इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बारी आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई थी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंक्रीज करती है मेल्टिंग पॉइंट को। अगली चीज, मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड भी इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट को। ठीक, अब मेरी बात सुनो, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस ट्रेंड के हिसाब से हम चले और हमने देखा कि इस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना चाहिए मैंगनीज तक और फिर डिक्रीज, क्योंकि मैंगनीज के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिड तक इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन हमारे को ये दिखा ट्रेंड ऐसा दिखा, वो पहले इंक्रीज करा क्रोमियम तक, कहां तक इंक्रीज करा, फिर एक डिप आया मैंगनीज पे और फिर रेगुलर हो गया। अब आप कहोगे इसका जवाब नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि थोड़ा सा चेंज आता है मैंगनीज के लिए। ठीक है, उसी के नीचे जो एलिमेंट आते हैं, मॉलिबीडियम आता है, देखना जरा टेबल में। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं मैंगनीज पे, क्रोमियम से कम होते हैं। किससे कम होते हैं, अब ये क्या मतलब हुआ भैया, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं, उसने क्वेश्चन डाल दिया लेकिन जवाब नहीं दिया। अब क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन देखो कितने कितने गिनना, और मैंगनीज के पास कितने हैं। अब दिख रहे हैं आपको किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो और मुझे बताओ। इसके पास तो मुझे 6 दिख रहे हैं और इसके पास 5। ठीक बात है गलत बात, तो वो कह रहा है ये ट्रेंड में जो थोड़ा सा चेंज आया है, वरना सीधा सीधा होना चाहिए था बीच तक इंक्रीज करता फिर डिक्रीज करता। और इस ट्रेंड के हिसाब से जिंक जो है, जिंक का क्या केस लग रहा है आपको, जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो अगर कोई आपसे पूछे जिंक, उसके नीचे आता है कैडमियम, उसके नीचे आता है मरकरी, आर सॉफ्ट इन नेचर, मतलब वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो क्यों कम होता है, क्योंकि इनके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, बाकी सब हार्ड मेटल है इन तीनों को छोड़ के। एनसीईआरटी भी कहते हैं सिर्फ ये 3 एलिमेंट है जिनको छोड़ दो, बाकी सब कैसे हैं, हार्ड मेटल है। किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज में। फिर मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं बात करूं इसकी और सीरीज की,
मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन ज्यादा है ये तो, हाँ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तीसरी लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो तीसरी लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों है? तीसरी और दूसरी लाइन सिमिलर होने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्या? दूसरी और तीसरी की सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से? तो ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है और ये थर्ड सीरीज है। थर्ड और सेकंड सिमिलर है, मैं ये नहीं कह रहा सेम है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि इनके साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों साइज में ज्यादा फर्क नहीं है? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब दोबारा ध्यान दो, तो मैंने आपसे पूछा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? पहला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट मेटल मेटल बॉन्ड। और एक चीज और साथ में लिख लो, क्या? मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगी। वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये भी मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। तो ये सारी बातें अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी क्या बताती है इनके बारे में, देखो ध्यान दो। अब यहां पे इस ट्रेंड को देखो और इसके साइड में क्या लिखा है उस बातों को पढ़ो। देखो कहां पे एक एबनॉर्मल सा डिप आता है, मैंगनीज पे आया। वो कह रहा है एकदम से क्यों गिर गया, तो इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से थोड़े से कम है, इस वजह से। ठीक है, यहां पे बोलेगा भी, उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा। इन एनी रो the melting point of these metal rise to a maximum at D5 except anomalous value of manganese। क्यों? और ये TC क्यों? ये irregular जो फॉल हुआ इसके बारे में बताता नहीं है। उसके बाद fall regularly as the atomic number increase due to increase in number of unpaired electron। ऊपर से आ जाओ समझना इसको। देखो पहले the transition metal are very much hard। सबको हार्ड बोला है क्या इसने? देखना, ट्रांजिशन मेटल आर वेरी मच हार्ड। सबको हार्ड नहीं बोला, किसको छोड़ दिया? गिनो, ये तीन एलिमेंट छोड़ दिए, स्कैंडियम, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, ध्यान दो बेटा। उसके बाद हैव लो वोलेटिलिटी, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। हाँ, ये सारे के सारे मेटल है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electron from n-1 last नहीं, last but one d subshell in addition to ns। इसका मतलब इनके पास n- अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इन इंट्रा एटॉमिक, इंट्रा मतलब एक ही एटम के अंदर, इंट्रा एटॉमिक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो इंट्रा एटॉमिक बॉन्डिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। फिर उसके बाद ये वाली बात बताई जो मैं बता चुका हूं आपको। अब वो कहता है यहां पर ये ऐसा होता है, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट जनरली एस और पी से ज्यादा क्यों होता है? इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है। इनका जो ट्रेंड है वो बीच तक जाते जाते इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करने लगता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन, मैंगनीज ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों दिखाता है? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से कम है। चौथा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, तो उसके दोनों रीजन लिखने पड़ेंगे आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी। फिर the maxima at about the middle of the each series indicate that the one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong intra atomic interaction। ये वाली बात बोली कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना अच्छा है। ये बात ठीक है? देखना जरा,
इस बात पे ध्यान दो, ये और जो पीछे गई है ये, फिर से पढ़ते हैं इसको। द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंट्रा एटॉमिक इंटरेक्शन। ठीक है, और अगर कोई पूछे आपसे कि ये क्या चीज होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है जब एटम बना था उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई थी। ठीक है, अच्छा वैसे मैं इसको मैथमेटिकली कैसे देखते वही बता दूंगा। इन जनरल, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ही रिजल्टिंग बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आ गया, सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेटल विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हैव हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। बात को समझो, लेकिन ये सीरीज में चल रहा है, नीचे नहीं। अब किसी ने कहा कि नहीं, पहली से दूसरी सीरीज, दूसरी से तीसरी सीरीज, अब कहा जा रहे हो आप डाउन द ग्रुप में किसका जवाब दोगे? मेटल मेटल बॉन्ड। डाउन द ग्रुप में किसका जवाब दोगे? सीरीज में किसका जवाब दोगे? सीरीज में किसका जवाब दोगे बेटा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डाउन द ग्रुप किसका जवाब दोगे? अगर ग्रुप की बात करोगे आप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड। आ जाओ देखो क्या ऐसा हो रहा है क्या? पढ़ो क्या कहता है। अनदर जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉन फ्रॉम फिगर 8.2 में दिखा दूंगा अभी, इज दैट द मेटल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ग्रेटर enthalpy of atomization than corresponding element of the first transition series. This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal metal bonding। आ गया? तो यहां पे जवाब क्या होगा जब नीचे जाओगे? मेटल मेटल बॉन्डिंग। अब ये ट्रेंड देखो, फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरी और तीसरी लाइन जितनी पास है उतनी ग्रीन वाली नहीं है, तो इन ये दोनों इतनी नजदीक क्यों है और ये इतनी दूर क्यों रह गई? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनके बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आती है। सेकंड और थर्ड के बीच में क्या आती है? सेकंड और थर्ड के बीच में सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होने का सिर्फ एक ही रीजन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बात समझ में आई? ये एक बार खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर हमें आपका पता चल गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए अब आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आया करेंगी, ये मैं बता चुका हूं आपको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या क्या चीजें आएंगी? पहला पॉइंट इंट्रा लिख लो बेटा, इसको इंट्रा बोला उसने, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी क्या आएगी? दूसरी किस चीज के बारे में बात करोगे आप? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये कब काम आएंगे? जब हम बात करेंगे एक सीरीज की। और अगली चीज क्या आती है? मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड। ये कब बात होगी? डाउन द ग्रुप। ठीक है, और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर क्यों है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात कर रहे हैं हम आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, कलर की, तो कहां से ये बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, कलर की? कौन सा पॉइंट हमने ऐसा ध्यान दिया? तो हम उसके लिए आपसे बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, जब हमने बात करी थी। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिक बढ़ेगा, ऑल पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक बढ़ेगा। याद आया? ठीक है, ये एक बात ये हो गई, ये लास्ट ईयर केमिस्ट्री में ही पढ़ी थी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर भी शो करते हैं सारे के सारे एलिमेंट। आ जाओ, तो पहला तो कहता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो आप कहोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पहले आप लिख लो पैरा, डाया, फेरो। पैरा का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
फेरो का मतलब मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डाया का मतलब ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो तो जिंक हुआ, ठीक है, Cu प्लस हुआ, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादातर एलिमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड कैसे चलता है, अगर मैं आपसे पूछूं स्कैंडियम पे कितने हैं, एक अनपेयर्ड, फिर वेनेडियम पे दो, जब तक मैंगनीज आता है तब तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं, तो मैंगनीज तक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मैंगनीज से आखिरी तक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है फेरोमैग्नेटिक, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, वो ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है वो देख लेते हैं। When a magnetic field is applied to a substance, mainly two types of magnetic behavior are observed. एक डायामैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करते हैं मैग्नेट को, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं फीबली, हल्का सा। ज्यादा कौन करता है, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा देखो ऊपर आया होगा कहीं यहां पर लास्ट में, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। इनफैक्ट द फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, बता दिया ना उसने, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, वो फेरोमैग्नेटिज्म दिखाने लगेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसके लिए हम एक चीज ध्यान देते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं एक टॉपिक बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन, वही इसकी यूनिट भी बनेगा। ये म्यू का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, जो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। एन क्या है यहां पर आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सुनो, एन यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, म्यू आपको ये बताता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैं आपको बताता हूं अगर किसका मैग्नेटिक मोमेंट पता हो तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते ही पता चल जाएंगे, कैसे देखते हैं अभी। और इसकी यूनिट क्या होती है, बीएम, बीएम का मतलब फिर वही बोहर मैग्नेट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म यहां से पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ईच सच अनपेयर्ड हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट, उसका अपना क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन। अच्छा एक चीज और, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक और नाम सुनो, एक तो हम बोलते हैं इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक नाम से और जाना जाता है स्पिन ओनली, क्या, स्पिन ओनली, ये नाम भी है इसका। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इस फलाना चीज के पास कितने स्पिन ओनली है, मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम for the compounds of the first series transition element, contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched, बहुत कम है, and hence is of no significance। तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की यहां बात नहीं करेंगे, और सीधा ये फॉर्मूला लगाया जिसके अंदर हमने n को क्या रखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और म्यू क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन। ध्यान देंगे म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एन ब्रैकेट में n+2, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना, ठीक है, हमारा मैथ का चैप्टर नहीं है ना, सीधा पता लगा लेंगे, आ जाओ। स्कैंडियम है, स्कैंडियम का बोहर मैग्नेट्रॉन कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट से करेंगे हम। मैग्नेटिक मोमेंट अगर स्कैंडियम में तो जीरो आए, अगर स्कैंडियम में जीरो आए तो उसके पास अनपेयर्ड भी जीरो होगा। बोहर मैग्नेट्रॉन में सिर्फ आगे की वैल्यू देखो, आगे की देख रहे हो आप, कितनी दिख रही है आपको, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, खत्म कहानी, आसान हो गया। अगर किसी का बोहर मैग्नेट्रॉन आपको दे रखा है 2.84 तो उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी का बोहर मैग्नेट्रॉन दे रखा है 3.4 तो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। सॉल्व नहीं करना, कहीं वो अंडर रूट निकालने बैठ जाओ। अगर मैं आपसे बात करूं
टाइटेनियम के पास कितने अनपेड, टाइटेनियम 3+ के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे को बढ़ाने नहीं देगा। इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक, तो उसका बोहर मैग्नेटोन कितना है 1.73। ऑब्जर्व 1.75 हुआ 1.3, वो बता रहा है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में ज्यादा फर्क नहीं है, ये दिखाना चाह रहा है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो उतने ही वो है। जैसे यहां पर 4.9 आया तो ये लो, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में ये दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछेगा। क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछेगा। सीधा क्वेश्चन है, बस उसके पॉइंट से पहले का देखना, ठीक है। अब देखो वो कहता है कैलकुलेट करो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि म्यू। क्या कैलकुलेट करना है, म्यू, वो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में अनपेड इलेक्ट्रॉन +2, किसका, उसका जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, वो मैंगनीज है, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, क्वेश्चन खत्म, ठीक। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली। स्पिन ओनली मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, किसके, जिसका Z27 है और +2 का चार्ज है उसमें। स्पिन ओनली मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखना, Z जिसका 27 होगा उसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s2 3d7, और वो उसके पास वो जो मेटल है ना उसमें +2 का चार्ज और है, तो इसके तो इलेक्ट्रॉन गए। ये कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 3। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हुंस रूल के हिसाब से भरना, ये मत भर देना कहीं ये भर दो कि भैया ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। वो होगा हुंस रूल के हिसाब से, पहले एक एक करके भरो स्पिन, फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट करना, ठीक बात। अच्छा, अब वो कह रहा है कलर, तो पहले तो हम कलर की बात कर लेते हैं। एक वर्ड देखो, अगर कभी कलर वर्ड आए तो आपको किस चीज के बारे में सोचना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में सोचना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलर का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, एक्साइट होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, करते हैं एक्साइट इसको, रुक जाओ। यहां पर ये बैठा है एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब आपने कहा कि भैया इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हमने लाइट दी, क्या दी, लाइट, क्यों, ये लाइट से ही दिखता है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा ये ग्रीन कलर की बोतल दिख रही है, तो कब दिखेगी ग्रीन कलर की बोतल, जब इसमें लाइट पड़ेगी। अंधेरा कर दूं दिखेगी हरी, नहीं। इसका मतलब पहले तो यहां पे लाइट होना जरूरी, क्या होना जरूरी है, लाइट करेगी क्या, इसके इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर जाएगी। अब ये एक्साइट हो गया, जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर से थोड़ी देर में याद आएगा ये मेरा घर तो है नहीं, वहां से भी लाभ पड़ेगी। तो जब ये वापस आ रहा होगा तब ये एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी को रिलीज करेगा लाइट की फॉर्म में। जरूरी नहीं हर बार लाइट की फॉर्म में रिलीज करे, लेकिन करेगा तो वो रंग दिखाई देगा, करेगा तो वो रंग। और वो कौन सी एनर्जी आपकी, E इक्वल्स टू एच न्यू। कोई दिक्कत, E इक्वल्स टू न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई तो रंग होगा उसका, कलर होते हैं फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब वो कहता है एक बात तो ये हुई, दूसरी बात क्या ये नहीं हो सकती, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई छोटा सा टुकड़ा ले रखा है मैंने, मान लो ये कोबाल्ट है, यहां पर व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट आई, अब व्हाइट लाइट में देखते हैं हम, कोई किसी और लाइट में देखोगे तो उसका रंग बदल जाएगा। आप एक काम करो, अपने घर पे आप कॉपी पे लिखते हो, नोटबुक पे जो लिखते हो तुम ब्लू पेन से लिखो, लेकिन बैठो येलो लाइट में। आजकल येलो लाइट नहीं देखने को मिलती, पहले बल्ब होते थे घर में, उस बल्ब में देखोगे ना तो वो ब्लू कलर ब्लैक दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब वो तो रंग ही बदल देगा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं व्हाइट लाइट की, अगर व्हाइट लाइट इस पे पड़े, किस पे, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट पे, तो ये कुछ रंग एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, कुछ कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो छोड़ेगा वो दिखाई देगा आपको। कुछ कलर तो ये रख लेगा अपने पास एब्जॉर्ब करके, और आपको क्या दिखाई देगा, जो ये कलर छोड़ेगा, एमिट करेगा, एमिट नहीं करेगा, बचा हुआ छोड़ेगा हिस्सा। एमिट मतलब खुद पैदा करना, नहीं नहीं। 7 रंग आए व्हाइट कलर में, 7 रंग आए, ये 2 खा गया, बचे कितने, 5। उन 5 का मिला के जो बनेगा वो दिखाई देगा। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, अगर खुद कोई चीज ग्रीन है, तो वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करती है और छोड़ती क्या है, रेड, तो रेड दिखाई देती है। आ जाओ जरा ऊपर, क्या ये ऐसी बात करता है,
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड, वो एक्साइट वाली बात कर रहा है, टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. ठीक, एक बात, this frequency generally lies in the visible region. अगर नहीं करेगी लाइज तो दिखेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, रंग वाली एनर्जी रिलीज नहीं हुई, ठीक है। तो हर चीज कलर दिखाए ये जरूरी नहीं है, कोई और भी दिखा सकते हैं, हाँ, वो रेड से नीचे चला जाएगा तो इंफ्रारेड, और वॉयलेट से ऊपर चला जाएगा तो अल्ट्रा वॉयलेट रेज भी छोड़ सकता है। This frequency generally lies in the visible region. The color observed corresponds to the complementary color of the light absorbed. जो उसने रंग एब्जॉर्ब किया उसका उल्टा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। रेड करा तो ग्रीन दिखाई देगा। The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. अब उसके साथ वाला वो मैं आपको बताया ना 9th चैप्टर में बताऊंगा। The aqueous solution where the water molecules are ligands, the color of the ion observer, बेकार की बात है, ठीक है। ये बेटा ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से कोई भी पेपर में नहीं आएगा। चलो अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो, 9वां चैप्टर यही तो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओ, तो आपके सेंट्रल मेटल एटम का साइज छोटा होना चाहिए। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया ना, जब तक मैं वो बना के दिखाऊंगा समझ नहीं आएगा, बना ही लेते, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब पहले हम लिखते हैं यहां पर एक मेटल, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम। इसके साथ बहुत सारे यहां लिखते हैं लिगेंड, 4 6 इसी फॉर्म में मिलेंगे आपको, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये पूरा का पूरा डब्बा क्या है, पहला क्वेश्चन, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब यहां सब कोऑर्डिनेशन से रहते हैं, हाँ एक ही बॉन्ड है यहां पर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन यहां मेन बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सब कैसे रहते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ। लेकिन बाहर कौन बैठा है, यहां पर आयन आ सकता है, यहां पर भी आयन आ सकता है, ठीक है। यहां पर आयन आएगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, यहां पर आएगा तो ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, उसके चार्ज का पता होना बहुत जरूरी है, हम वो बात करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन मेरा ये कहना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए मैं ये जो मेटल लेता हूं, ये मेटल क्यों होता है डी ब्लॉक का अच्छा। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास क्या खास बात है कि मैं इसके मेटल के ही कंपाउंड लूंगा। यूं समझ लो 9वां चैप्टर चलेगा ना, आपको 10 के 10 एलिमेंट दिखाई देंगे, बंद कर दो बेटा। कॉपर दिखाई देगा, मैंगनीज दिखाई देगा, निकल दिखाई देगा, आ जाओ ये पढ़ा, प्लेटिनम दिखाई देगा, कॉपर दिखाई देगा, आयरन दिखाई देगा। तो इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, यहां क्वेश्चन ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, यहां क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का ही क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है, क्यों जरूरी है। तो उसकी कुछ खासियत होगी, उस पर ध्यान देते हैं। देखो आ जाओ, 3 पॉइंट है यहां पर, मैं मार्क करने जा रहा हूं। द ट्रांजिशन मेटल आर फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। This is due to the comparatively small size of metal ion, पहला कारण, their high ionic charge, दूसरा और तीसरा अवेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके पास एक पूरा का पूरा d ऑर्बिटल खाली होता है। कौन सा d, ये तो n-1 d में जा रहे हैं ना, इनके पास कौन सा d खाली है, nd भी तो है, बहुत जगह है, nd खाली पड़ा है। और पहला पॉइंट क्या था, कंपैरेटिवली बहुत छोटा साइज होता है, इनके मेटल के आयन का साइज बहुत छोटा होता है। कॉपर के कंपैरिजन में कॉपर के आयन का साइज छोटा होता है, और छोटा साइज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम की भूमिका अच्छी निभाएगा, अच्छा रोल प्ले करेगा। पहला कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, दूसरा उनकी हाई आयनिक चार्ज, उनका आयनिक चार्ज बहुत हाई होता है। तो पहला कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, दूसरा हाई आयनिक चार्ज, और तीसरा उनके पास डी ऑर्बिटल की जगह अवेलेबल है। इसी वजह से कि इनके पास अच्छी खासी जगह अवेलेबल है, इसी वजह से ये अच्छा कैटलिस्ट भी है। क्या है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट के ज्यादातर कंपाउंड अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे KMnO4, K2Cr27, V2O5,
क्यों? क्योंकि इनके पास जगह ज्यादा है। जगह ज्यादा होने से क्या होता है, एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, हम वहां पे पढ़ेंगे, जो कैटलिस्ट होता है ना, वो कहता है अपनी सरफेस मतलब अपनी सरफेस ज्यादा ज्यादा बड़ी रखता है, उसके ऊपर अटैक करवाता है किसी एक का, फिर दूसरे का, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म देता है कि यहां पर अटैक करो, यहां रिएक्ट करो। तो कैटलिस्ट जितना ज्यादा सरफेस खाली रख के बैठा होगा उतना अच्छा है। दूसरा, ये कब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, जब इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्या होगी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तुमने कहा भैया इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी है मैंगनीज की कि ये 2 से लेके 7 तक कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर ये 7 पे है तो 7 से 5 पे 6 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है। तो इसके ऑक्सीडेशन करने की वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। आओ, तो अगला पॉइंट क्या आपका, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं? द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज ascribed टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। आया कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर कुछ एग्जांपल दे रहा है कि वेनेडियम का ऑक्साइड इसमें करता है, निकल का। अब देखो, कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस, आ गया सरफेस वाला पॉइंट, बॉन्ड बनाते हैं, सरफेस पे बॉन्ड बनाते हैं और उनको अपनी एनर्जी देते हैं रिएक्शन करने के। कैटलिस्ट अपनी सरफेस पे सबको रिएक्ट करवाता है, एनर्जी देता है, उससे क्या होता है, उनको फ्री में एनर्जी मिलती है, वो रिएक्शन तेज करते हैं। ठीक है, अच्छा, और दिस हैज द इफेक्ट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब इस वाली रिएक्शन को पढ़ो और मुझे बताओ यहां पर आपको कहां कैटलिस्ट दिखाई दे रहा है। पहले ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ो, फिर नीचे वाली रिएक्शन पढ़ो। अब देखो इस रिएक्शन को देखो सारे बच्चे, 2I माइनस रिएक्ट विद S2O8 2 माइनस गिव्स यू I2 और SO4 2 माइनस। तुमने कहा भैया यहां कहां पर है कैटलिस्ट? आयरन कैटलिस्ट है भैया, आयरन कैटलिस्ट है, दिख क्यों नहीं रहा? कैटलिस्ट आता है, रिएक्ट कराता है, चला जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट कौन है? सिर्फ भड़काने के लिए आता है। क्या नाम बेटा तेरा? निखिल। निखिल का कोई काम नहीं है। निखिल ने 2 बच्चों में लड़ाई करानी। क्या नाम बेटा तेरा? मयंक में और शिवम में। ठीक है, मयंक के पास गया, बोल दिया ओ भाई क्या बोला तेरे बारे में बता नहीं सकता मैं। क्या बोला? वही तो नहीं बता सकता, इतना बुरा बुरा। चलो ठीक है, मयंक भड़क गया फुल। अब जहां शिवम देखा सूद देगा। अब शिवम के पास जाके बोल दिया वो तो भाई क्या क्या बोल रहा था तेरे बारे में। अब उसका काम क्या है? वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो साइड में बैठा है। ठीक है, और लड़ कौन रहे हैं? बोथ गाइज फाइटिंग परवेश सर के सेंटर के नीचे। ठीक है, वीडियो में प्रमोशन भी करना पड़ता है ना परवेश सर का। तो परवेश सर के सेंटर के नीचे ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कैटलिस्ट कौन आया था? निखिल। निखिल कहां रिएक्ट कर रहा है? वो तो घर चला गया। ठीक है, वो कह रहा है कल खबर में देख लेंगे कौन पिटा कौन बचा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ये कौन है भैया? फेरिक। अच्छा, अभी बताया था जितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना बढ़िया होगा। फेरिक आया, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करा। आयोडीन को क्या करा? ऑक्सीडाइज, खुद का रिडक्शन कर लिया। इसको कहा मैं तेरे को -1 से ना 0 पे पहुंचा दूंगा, पहुंचा दिया। और फिर जब ये फेरस बन गया ना, फिर फेरस ने किसके साथ रिएक्शन करी? फेरस ने रिएक्शन करी S2O8 2 माइनस के साथ, और उसको क्या बना दिया? सल्फेट आयन, और खुद फेरिक बन गया। अच्छा, तो इसका मतलब कैटलिस्ट ने क्या किया? पहले फेरस था, फेरिक बना, फिर फेरिक था, फेरस बना, और चला गया। समझे? पहले फेरिक था, अच्छा सॉरी, फेरिक से फेरस बना, फिर फेरस से फेरिक बना, लेकिन खुद ने कुछ भी नहीं किया, जैसा आया था वैसे ही चला गया। तो तुम कहोगे फेरिक को फेरिक से काट दो, फेरस को फेरस से काट दो, बचा क्या? ऊपर वाली रिएक्शन। कैटलिस्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन हुआ इसी वजह से क्योंकि उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ये ऑक्सीडेशन भी करता है, साथ के साथ अपना रिडक्शन भी कर लेता है, और फिर बाहर हो जाता है। ऐसा करने से ये कई बार अपने आप को यूज कर सकता है साइकिल में। तो कैटलिस्ट का कितना अमाउंट चाहिए होता है हमें रिएक्शन कराने के लिए? थोड़ा सा, फिर रिएक्शन चलती रहती है। ये कौन सा पार्ट हुआ बेटा तुम्हारा कि क्यों अच्छे कैटलिस्ट होते हैं? तो क्या 2 पॉइंट याद रखोगे? इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत होती है। दूसरा, इनके पास सरफेस बहुत होती है। क्या ज्यादा होती है इनके पास? सरफेस। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है आपका? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम डी ब्लॉक में पढ़ चुके, सॉलिड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो बनाते हैं जिनका खुद का साइज बहुत बड़ा बड़ा, तो क्या होता है, इनके पास यहाँ गैप आ जाता है, इस गैप में आके कोई बैठता है, बन गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनका खुद का साइज बहुत बड़ा होता है, बीच में कोई आके बैठ गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल एटम लाइक H, C, N are trapped inside a catalyst lattice of metals. They are usually non-stoichiometric. ये जनरली स्टोशियोमेट्रिक नहीं होते। हाँ, ये हम देख चुके हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक उस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते। फिर उसने कुछ एग्जांपल्स दिए, बातें करी, तो उसका मतलब, इसका रीजन क्या है। अब वो कहता है ऐसा करते क्यों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि ये फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये आयरन है, इसके बीच में तो होल है, यहां ऑक्सीजन आके बैठ गया, खराब हो गया आयरन। अच्छा, ऑक्सीजन हटा दो, उसकी जगह पहले से कार्बन लाके बैठा दो, क्या बैठा दो, तो वो क्या बन गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वो बन गया स्टील। ठीक है, अब वो कार्बन आकर बैठ गया, अब ऑक्सीजन तो बैठ नहीं पाएगा, अगर ऑक्सीजन आके बैठ नहीं पाएगा तो ये कभी भी रस्ट नहीं करेगा, तो स्टेनलेस स्टील बन गया। तो वो कह रहा है ये काफी सारी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने काम आता है, वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का काम आता है। ठीक है, प्योर मेटल का, ये काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, कुछ बोराइड्स तो ऐसे हैं जो डायमंड जितने हार्ड होते हैं, ये मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं, उसको खराब नहीं करते, केमिकली बहुत इनर्ट होते हैं। यही तो एग्जांपल दिया था मैंने आपको आयरन का, केमिकली कैसा होता है, आयरन इनर्ट होता है। ठीक है, ये सब के सब अलॉय भी बनाते हैं, अलॉय तो आप जानते हो, मिक्सचर अगर मैं दो मेटल का करूं तो जो चीज बनेगी वो क्या होगी, अलॉय। अलॉय नहीं है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में किसी पोजीशन पे जाके फिट होते हैं, वो कंपाउंड है। जो अलॉय है ये क्या है, ये फिजिकली मिक्स कर सकते हो आप, इनको क्या कर सकते हो, फिजिकली मिक्स कर सकते हो। इससे आप क्या करते हो, इससे मेल्टिंग पॉइंट कम ज्यादा कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर सकते हो। और अलॉय तो आप पहले से जानते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, सिंपल फिजिकल मिक्सिंग होती है, इसमें कोई केमिकल प्रोपोर्शन नहीं आता। ऑक्सो एनाइन और ऑक्सो ऑक्साइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी छुट्टी नहीं हुई है, 2 मिनट रुको।